वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। मैं डॉक्टर अमर एक बार पुनः आपका वेलकम करता हूं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बेटा, अपन लोग पढ़ रहे थे पुष्पीय पादप में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट, और उसके अपन ने 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिए थे। और दोनों लेक्चर के अंदर अपन ने नर जनन जो संरचना है, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, उसको कंप्लीट किया था। इस लेक्चर 3 के अंदर अपन फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करेंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा अपन अपने लेक्चर नंबर 3 के ऊपर चलते हैं। देखना बेटा, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द गाइनोसियम। गाइनोसियम की बात करेंगे, या अपन लोग फीमेल जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है उसके बारे में अपन इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। चलते हैं बेटा कि गाइनोसियम है क्या। बेसिकली गाइनोसियम, या जिसे अपन लोग हिंदी के अंदर जायांग बोलते हैं, वह जायांग है क्या बेटा? जायांग पुष्प का मादा जननांग भाग है। ये आपको एक पुष्प की स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है। इस पुष्प के अंदर अपन ने बताया था कि ये जो है, इसको अपन लोग बोलते हैं पेडिसेल। क्या बोलते हैं बेटा? पेडिसेल। पेडिसेल, या जिसको अपन लोग बोलते हैं पुष्प व्रंत। क्या बोलते हैं बेटा? पुष्प व्रंत बोलते हैं। ठीक है। पेडिसेल के ऊपर की तरफ आपको पुष्पासन या थैलेमस देखने को मिलता है। पुष्पासन या थैलेमस देखने को मिलता है। ठीक है। थैलेमस के ऊपर की तरफ आपको फ्लावर के 4 होल या 4 चक्र देखने को मिलते हैं। सबसे पहला जो चक्र होता है उसको बोलते हैं कैलिक्स। क्या बोलते हैं बेटा? कैलिक्स। कैलिक्स तो बेसिकली पूरा का पूरा जो है वह होल है। कैलिक्स के एक मेंबर को अपन लोग सेपल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? सेपल बोलते हैं। सेपल, या इसको बोलते हैं बाह्य दल। क्या बोलते हैं? बाह्य दल। बाह्य दल के अंदर की तरफ, बाह्य दल के अंदर की तरफ कोरला वाला होल होता है, और कोरला के एक मेंबर को अपन लोग पेटल, क्या बोलते हैं बेटा? पेटल बोलते हैं, या इसको बोलते हैं दल कहते हैं। फिर अपन को नर जनन जो संरचना है वो आपको दिखाई देती है, जिसके अंदर 2 पोर्शन होते हैं। एक तो ये है तंतु, जिसको बोलते हैं फिलामेंट। फिलामेंट, और ये जो है इसको बोलते हैं बेटा पराग कोश, या जिसको बोलते हैं एंथर। एंथर, और इन दोनों को अपन लोग मिलाकर बोलते हैं स्टामिन। क्या बोलते हैं? स्टामिन, या पुंकेसर नाम से जानते हैं। ये चीज अपन ने डिस्कस कर ली थी। अब बात करते हैं गाइनोसियम की, या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की। तो बेटा, गाइनोसियम है क्या? गाइनोसियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। जायांग पुष्प का मादा जननांग भाग है। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रही है बिल्कुल अलग कलर की, ये जो है एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है एक फ्लावर का। इसको क्या बोलते हैं बेटा? पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? जैसे ये ऊपर है, इस ऊपर वाले को बोलते हैं स्टिग्मा। स्टिग्मा, एक एक को अपन डिस्कस करेंगे। वर्तिकाग्र, ये क्या है बेटा? वर्तिका, जिसको बोलते हैं स्टाइल। और सबसे नीचे की तरफ आपको देखने को मिलता है ओवेरी, और ये तीनों मिलकर आपके गाइनोसियम एक कार्पल या एक पिस्टिल जो है उसको डिनोट करता है। ये इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, मादा जननांग संरचना, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो है ये इसके अंदर अपन लोग पढ़ेंगे। एक एक को देखते हैं बेटा। पहले कुछ जनरल बात करते हैं कि गाइनोसियम की यूनिट जो है, एक गाइनोसियम जो है उसकी एक यूनिट है, उसको अपन लोग बोलते हैं पिस्टिल और कार्पल। मतलब गाइनोसियम तो क्या है? गाइनोसियम पूरी फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स है, जिसके अंदर उसकी एक इकाई जो है, इस एक इकाई को अपन स्त्री केसर या अंडप के नाम से जानते हैं कि द यूनिट ऑफ गाइनोसियम इज कॉल्ड पिस्टिल और कार्पल्स। जायांग की इकाई को स्त्री केसर या अंडप कहा जाता है। क्लियर है पॉइंट? कि आपको पता होना चाहिए कि गाइनोसियम क्या है, कार्पल या पिस्टिल क्या है। गाइनोसियम की यूनिट को, मतलब कार्पल और पिस्टिल मिलकर गाइनोसियम बनाएंगे। गाइनोसियम इज द यूनिट ऑफ कार्पल, द यूनिट ऑफ गाइनोसियम इज द कॉल्ड कार्पल और पिस्टिल। यूनिट, गाइनोसियम की यूनिट को कार्पल या पिस्टिल कहते हैं। फिर देखो बेटा, बात करते हैं कार्पल। कार्पल इज इक्विवेलेंट टू मेगा स्पोरोफिल।
कार्पल जो होता है, अंडप जो होता है, वह गुरु बीजाणु पर्ण के समान होता है, समतुल्य होता है। अपने जिस तरह से नर जनन संरचना के अंदर पढ़ रहे थे कि जो भी लोअर प्लांट्स होते हैं उनके अंदर बीजाणु पर्ण होती है, स्पोरोफिल होती है, स्पोरोफिल के अंदर स्पोरेंजिया लगे होते हैं, बीजाणु धानियां लगी होती है, और बीजाणु धानियों के अंदर बीजाणुओं का निर्माण होता है। लघु बीजाणुओं का निर्माण करने वाली बीजाणु धानी को लघु बीजाणु धानी, और बड़े या गुरु बीजाणुओं का निर्माण करने वाली को गुरु बीजाणु धानी कहते हैं। और ऐसी पर्ण जो बीजाणुओं को धारण करती है, द लीव्स विच लीव्स बियरिंग the microsporangia is called as microsporophyll and which bear the megasporangia is called as megasporophyll। तो आपके जो अंडप होते हैं या जो कार्पल है, इट इज इक्विवेलेंट टू मेगास्पोरोफिल। ये जो कार्पल है ये किसके इक्विवेलेंट दिखता है? मेगास्पोरोफिल के इक्विवेलेंट दिखता है। इसको अपन लोग बोलेंगे कार्पल इज जस्ट इक्विवेलेंट टू मेगास्पोरोफिल। किसके इक्वल है बेटा? मेगास्पोरोफिल। गुरु बीजाणु पर्ण के समान होती है, गुरु बीजाणु पर्ण के समान होता है। कौन? अंडप। कौन होता है बेटा? अंडप जो होता है वह गुरु बीजाणु पर्ण के समान होता है। आगे बात करते हैं बेटा, गाइनोसियम। एक जो गाइनोसियम है या जो जायांग है उसके अंदर एक पिस्टिल भी हो सकता है। यहां पर देखो बेटा, इस पूरे को बोलेंगे अपन पिस्टिल। यहां पर एक पिस्टिल आपको देखने को मिल रहा है, एक ही पिस्टिल। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है ये आपको एक ही दिख रही है, ये एक ही पिस्टिल दिख सकती है। लेकिन यहां पर देखो बेटा, आपको एक पिस्टिल, दो पिस्टिल, 3, 4 और 5 पिस्टिल देखने को मिलते हैं। मतलब कुछ पादपों के अंदर जो उसका फ्लावर है उस फ्लावर के अंदर एक ही पिस्टिल हो सकता है, या कुछ फ्लावर ऐसे होंगे कुछ पादपों के अंदर उसके अंदर एक से ज्यादा पिस्टिल देखने को मिलता है। बेटा अगर पिस्टिल एक ही है तो उसको बोलेंगे बेटा मोनोकार्पिलरी। क्या बोलेंगे? मोनोकार्पिलरी। और अगर एक से ज्यादा है तो उसको बोलेंगे बेटा मल्टीकार्पिलरी। क्या बोलेंगे? मल्टीकार्पिलरी। अब इसको देखते हैं बेटा कि द गाइनोसियम मे कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल पिस्टिल, द कंडीशन इज कॉल्ड एज मोनोकार्पिलरी। क्या बोलेंगे? मोनोकार्पिलरी। जायांग में यदि एक ही इस तरीके से रहे तो उसको बोलेंगे एकांडपी। क्या बोलेंगे बेटा? एकांडपी। बेटा अगर वर्ड को ही तोड़ो, बेटा मैं कहता हूं ना बायोलॉजी इज द गेम ऑफ वर्ड्स। मैं क्या कह रहा हूं? एकांडपी। एकांडपी। एकांडपी का मतलब क्या है? एक अंडप। एक अंडप। अंडप अगर एक ही है, कार्पल अगर एक ही है तो एकांडपी। और अगर कार्पल एक से ज्यादा है, जब एक से अधिक इस तरीके से होते हैं तो उसको बहुअंडपी कहते हैं। क्या बोलेंगे बेटा? बहुअंडपी। बहुअंडपी मतलब एक से ज्यादा अंडप। एक से ज्यादा अंडप। ठीक है, एक से ज्यादा अंडप, उसको क्या बोलेंगे बेटा? मल्टीकार्पिलरी। मल्टीकार्पिलरी। आगे देखते हैं बेटा, अगर बहुअंडपी अवस्था है तो एक से अधिक अंडप यह भी हो सकता है कि एक दूसरे से जुड़े हुए हो, या यह भी हो सकता है कि जो अंडप जुड़े हुए ना होकर एक दूसरे से क्या हो? अलग अलग हो। अगर जुड़े हुए हैं तो उसको बोलते हैं बेटा सिनकार्पस या युक्ता अंडपी। क्या बोलेंगे? युक्ता। युक्त का मतलब ही क्या होता है? जुड़ना होता है। और अगर अलग है तो उसको बोलेंगे वी युक्ता अंडपी। ये देखो बेटा, मैं कह रहा हूं कि बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ पिस्टिल दो तरीके की, एक तो होती है मोनोकार्पिलरी, एक अंडपी। मतलब अंडप कितना? एक ही है। अगर एक से ज्यादा है तो क्या बोलेंगे? मल्टीकार्पिलरी। और अगर मल्टीकार्पिलरी कंडीशन है, अगर एक से ज्यादा अंडप है और वो आपस में जुड़े हुए हैं, अंडप क्या है? जुड़े हुए। यहां पर क्या है? अंडप जुड़े हुए हैं, सॉरी, अंडप जुड़े हुए, अंडप जुड़े हुए, तो इसको बोलेंगे बेटा सिनकार्पस या युक्ता अंडपी अवस्था। और अंडप मुक्त है, अंडप एक दूसरे से, अगर एक दूसरे से मुक्त है तो उसको क्या बोलेंगे बेटा? एपोकार्पस या वी युक्ता अंडपी अपन कहते हैं। आगे बढ़े बेटा, आगे देखो बेटा, आपको एपोकार्पस या वियुक्त अंडपी कंडीशन किसके अंदर देखने को मिलेगी? ये आप देख रहे हो बेटा कि ये एक फ्लावर है, इस फ्लावर के अंदर कार्पल जो है एक दूसरे से जो है जुड़े हुए नहीं है, फ्री है। ये एक ये रहा बिल्कुल फ्री पड़ा, दूसरा ये रहा ये इससे जुड़ा हुआ नहीं है, तीसरा ये रहा।
इस तरह की जो अवस्था है आपको कई सारे ऐसे प्लांट है, जैसे गुलाब है, जैसे कमल है, जैसे माइकेलिया है, उसके अंदर देखने को मिलेगा। गुलाब, कमल, माइकेलिया, इन प्लांट्स के अंदर आपको एपोकार्पस गाइनोसियम या वी युक्तांडपी जायांग वी युक्तांडपी अंडप जो है वह देखने को मिलेगा। किसके अंदर देखने को मिलेगा? गुलाब के अंदर, कमल के अंदर, माइकेलिया प्लांट के अंदर। वियुक्तांडपी जायन किसके अंदर देखने को मिलेगा? गुलाब के अंदर, कमल के अंदर और माइकेलिया के अंदर देखने को मिलेगा। जबकि जो सिनकार्पस गाइनोसियम है, जिसके अंदर जो अंडप, देखो बेटा ये अंडप है, अंडप जुड़े हुए हैं, ये रहा एक अंडप जुड़ा हुआ, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा, ये 5 अंडप आपस में जुड़े हुए। ये किस में देखने को मिलेंगे? पेपेवर, पेपेवर प्लांट के अंदर। और हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, गुड़ल जिसको बोलते हैं, गुड़ल प्लांट के अंदर पेपेवर, पेपेवर सोमनीफेरम, ओपियम प्लांट, उसके अंदर आपको इस तरीके का जो है सिनकार्पस गाइनोसियम देखने को मिलेगा। अब देखो बेटा एनसीईआरटी ने इसका ये डायग्राम दे रखा है, तो ये भी अपन को अच्छी तरीके से माइंड में रखना जरूरी है। क्या है, बाई चांस ये दे दे किसका है ये पूछ ले, तो हिबिस्कस, हिबिस्कस का मतलब क्या होता है बेटा? गुड़हल। ये जो गुड़हल का है, ये गुड़हल का पौधा है। गुड़हल के पौधे पे अंदर अभी अपन ने पढ़ा कि गुड़हल के अंदर आपको किस तरीके का सिनकार्पस कंडीशन देखने को मिलती है। यहां पर एक ही अंड सिनकार्पस, कई सारे अंडप जो है वो आपस में जुड़े हुए हैं। ये कौन सी कंडीशन है बेटा? सिनकार्पस, सिनकार्पस कंडीशंस देखने को मिलती है। सिनकार्पस ऊपर की तरफ स्टिग्मा, स्टाइल, और नीचे की तरफ ओवेरी और थैलेमस देखने को मिलता है। यह है पिस्टिल। कौन सा है बेटा? सिनकार्पस। सिनकार्पस कंडीशन किसके अंदर देखने को मिलती है? हिबिस्कस या गुड़हल के अंदर। फिर आगे बात करते हैं मल्टीकार्परेली, जिसमें एक से ज्यादा जो है अंडप एक दूसरे के साथ क्या होते हैं बेटा? फ्यूज, एक दूसरे के साथ फ्यूज ना होकर एपोकार्पस या सिनकार्पस भी बोलते हैं इसको, ठीक है। ये किसके अंदर देखने को मिल रहा है? ये आपको देखने को मिल रहा है बेटा मल्टीकार्पस, सिनकार्पस और पेपेवर, यही की बात है, सिनकार्पस है, ठीक है। और ये आपको एपोकार्पस फ्री देखने को मिल रहा है किसके अंदर? पेपेवर, माइकेलिया और हिबिस्कस, तीनों के अंदर आपकी जो डायग्राम है इसको अच्छी तरीके से आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखने की कोशिश करना। आगे की तरफ बढ़ते हैं बेटा। एक कार्पल के अंदर क्या क्या पोर्शन होते हैं बेटा? एक कार्पल के अंदर, इसको अपन लोग एक कार्पल या पिस्टिल कहेंगे। एक पिस्टिल के अंदर 3 मुख्य पार्ट होते हैं। सबसे ऊपर का जो पोर्शन होता है, सबसे ऊपर का पोर्शन, इस पोर्शन को बोलेंगे अपन वर्तिकाग्र। क्या बोलेंगे बेटा? वर्तिकाग्र, या इंग्लिश के अंदर इसको बोलेंगे स्टिग्मा। स्टिग्मा के नीचे की तरफ आपको सेकंड पोर्शन देखने को मिलेगा जिसको बोलेंगे वर्तिका, या जिसको क्या बोलेंगे बेटा? स्टाइल। क्या बोलेंगे? स्टाइल। और नीचे की तरफ थोड़ा सा फूला हुआ पार्ट दिखेगा जिसको अपन लोग ओवेरी या अंडाशय के नाम से जानते हैं। तो देखते हैं बेटा क्या कह रही है एक स्लाइड। ये स्लाइड कह रही है कि द कार्पल और पिस्टिल इज डिफरेंशिएटेड इनटू दी 3 डिस्टिंक्ट रीजन। 3 डिस्टिंक्ट रीजन होते हैं उसके अंदर। पहला रीजन होता है स्टिग्मा, अपर मोस्ट पार्ट। Second is the style which connect stigma to ovary, and the third or lower most part is what is called as ovary. एक अंडप या स्त्रीकशर में 3 स्पष्ट भागों में विभेदित होता है। एक होता है वर्तिकाग्र, वर्तिका, और तीसरा क्या होता है बेटा? अंडाशय। बात करते हैं वर्तिकाग्र की। बेटा वर्तिकाग्र जो होता है, वर्तिकाग्र एक अंडप का फ्री पोर्शन होता है, फ्री एंड होता है, और यहां पर आकर पराग कण गिरते हैं। इसका मतलब ये अपन कह सकते हैं कि ये पराग कणों का अवतरण स्थल है। इट इज द रिसेप्शन साइट फॉर पोलन ग्रेन्स। स्टिग्मा इज व्हाट? इट इज द लैंडिंग प्लेटफॉर्म। लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर व्हाट? लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन के लिए यह लैंडिंग प्लेटफॉर्म्स होता है। ये आपको क्या है बेटा? ध्यान से देखना, ये आपको एक फ्लावर का पिस्टिल दिखा रहा हूं मैं, और इस पिस्टिल के ऊपर की तरफ ये वाला जो पोर्शन है ये है आपके स्टिग्मा। ये है स्टिग्मा। स्टिग्मा या जिसको बोलते हैं बेटा वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र बोलते हैं। तो स्टिग्मा के आप ऊपर आप देख रहे हो, ये जो है ये आपको पोलन ग्रेन्स है। ये क्या है बेटा? परागकण है। और ये अंकुरित होते हुए परागकण, ये तो क्या है? परागकण। और ये परागकण या ये पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन, लेकिन ये अंकुरित नहीं है। ये आपको जो दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखोगे तो दिख जाएगा, ये आपके अंकुरित परागकण है। क्या है बेटा? अंकुरित परागकण, जर्मिनेटेड पोलन ग्रेन है। क्या है?
जर्मिनेटेड पोलन ग्रेन, जर्मिनेटेड पोलन ग्रेन जो है ये आपके ये है, ठीक है। इसका मतलब जो वर्तिकाग्र होता है वहां पर पराग कणों का अंकुरण होता है। द फ्री एंड ऑफ द कार्पल विच सर्व्स एज लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलन ग्रेन इज कॉल्ड एज स्टिग्मा। अंडप का स्वतंत्र सिरा जो पराग कणों के लिए अवतरण मंच के रूप में कार्य करता है वर्तिकाग्र कहलाता है। एक पॉइंट और लिख लूं कि वर्तिकाग्र पर पराग कणों का अंकुरण होता है। इस पर पराग कणों का अंकुरण होता है। ऑन स्टिग्मा पोलन जर्मिनेशन टेक्स प्लेस। पोलन का क्या होता है बेटा? जर्मिनेशन होता है। क्लियर है चीज? आगे की तरफ बढ़ते हैं बेटा। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा ये तो हो गया स्टिग्मा। दूसरा क्वेश्चन होता है स्टाइल या वर्तिका। बेटा वर्तिका जो है एक नलिका के समान पतली संरचना होती है जो क्या करती है? वर्तिकाग्र को अंडाशय से जोड़ने का काम करती है। मतलब यह बीच का पोर्शन है जो स्टिग्मा और ओवेरी को आपस में जोड़ेगी। A long elongated narrow tubular structure is present between the stigma and ovary called style। वर्तिकाग्र और अंडाशय के बीच एक लंबी दीर्घित पतली नलीनुमा संरचना होती है जिसे वर्तिका कहते हैं। यह क्या करती है? यह वर्तिकाग्र को अंडाशय से जोड़ने का कार्य करती है। इट जॉइंस द स्टिग्मा टू ओवेरी। स्टिग्मा को ओवेरी से जोड़ने का काम जो है वो आपके कौन करेगा बेटा? स्टाइल करेगा। स्टाइल द कनेक्टर बिटवीन लिख लेता हूं यहीं पर, याद हो जाएगा। बिटवीन स्टिग्मा एंड ओवेरी कनेक्टर के रूप में काम करता है। नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं बेटा। ओवेरी क्या है? या जिसको बोलते हैं अंडाशय। क्या बोलते हैं बेटा? अंडाशय आधारीय फूला भाग होता है। ओवेरी द बेसल स्वेलन पार्ट। ये ओवेरी आपको देखने को मिल रही है। पिस्टिल का नीचे वाला जो फूला हुआ भाग होता है उसको अपन लोग अंडाशय कहते हैं। क्या बोलते हैं? ओवेरी कहते हैं। अंडप का आधारीय फूला हुआ भाग अंडाशय कहलाता है। और अंडाशय के भीतर आप लोग इस अंडाशय के भीतर देखो तो आपको एक कैविटी दिखाई देगी, एक खाली जगह दिखाई देगी। इस खाली जगह को अपन लोग गर्भाशय गुहा या लोक्यूल कहते हैं। क्या बोलते हैं? गर्भाशय गुहा या लोक्यूल। द बेसल स्वेलन bulged part of the carpel is called as ovary। क्या बोलेंगे उसको? अपन ओवेरी बोलेंगे। एंड ओवेरिन कैविटी या उसको ओवेरिन लोक्यूल भी बोल सकते हैं इज प्रेजेंट इनसाइड दी ओवेरी। अंडप का आधारीय फूला हुआ उभरा हुआ भाग जो होता है वह अंडाशय कहलाता है। अंडाशय के भीतर गर्भाशयी गुहा या गर्भाशयी कोष्ठक जो होता है वो प्रेजेंट होते हैं। इस गर्भाशयी गुहा के अंदर क्या होता है? इस गर्भाशयी गुहा के अंदर आपको ओव्यूल या बीजांड देखने को मिलेंगे। ये आप लोग देख रहे हो, ये पूरा बाहर का तरफ तो क्या है बेटा? अंडाशय। इस पूरे को तो क्या बोल दिया अपन ने? ओवेरी कह दिया। क्या बोल दिया? अंडाशय, ओवेरी कह दिया। अंडाशय के अंदर एक खाली जगह उसको बोल दिया गर्भाशय गुहा। इस गुहा के अंदर कौन प्रेजेंट है? इस गुहा के अंदर आपके बीजांड या ओव्यूल प्रेजेंट है। बीजांड या ओव्यूल यूं तो नहीं है कि फ्री पड़े होंगे, ये किसी न किसी स्ट्रक्चर की हेल्प से लगे होंगे, उसको बोलते हैं प्लेसेंटा। क्या बोलते हैं बेटा? प्लेसेंटा। अब एक एक चीज इसको बोलते हैं कि द ओव्यूल विच आर आल्सो कॉल्ड एज इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजिया। ओव्यूल को अपन लोग इंटेगुमेंटेड
मेगा स्पोरेंजिया या अद्यावर्णी गुरु बीजाणुधानी कहते हैं, विच आर बोर्न ऑन अ कुशन लाइक टिश्यू कॉल्ड प्लेसेंटा इन दी ओवेरियन कैविटी। इस गर्भाशय गुहा के अंदर आपको बीजांड देखने को मिलेंगे। बीजांड जो होते हैं गर्भाशय गुहा में प्लेसेंटा से लगे होते हैं। द प्लेसेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी। बीजांड को एक बस ये ध्यान आगे पढ़ेंगे वैसे कि बीजांड को अद्यावर्णी गुरु बीजाणुधानी कहते हैं, जो गर्भाशय गुहा में एक गद्देदार उत्तक जिसे बीजांड सन कहते हैं पर लगे रहते हैं। बीजांड सन गर्भाशय गुहा के अंदर स्थित होता है। क्लियर है बेटा? यहां तक आई थिंक एवरीथिंग इज बहुत बढ़िया तरीके से हो रहा है। आगे की तरफ बढ़े बेटा। आगे देखो बेटा, बीजांड सन से जो प्लेसेंटा है उससे क्या निकलेंगे? गुरु बीजाणु धानियों से क्या हमेशा गुरु बीजाणु जो धानी जो है वह निकलेगी, और उनको गुरु बीजाणु धानी से जो स्ट्रक्चर्स निकलेगी उसी को अपन लोग क्या बोलते हैं बेटा? ओव्यूल्स कहते हैं। कि अराइजिंग फ्रॉम द प्लेसेंटा आर दी मेगा स्पोरेंजिया और वी कैन कॉल देम ओव्यूल्स। बीजांड से उत्पन्न होने वाली गुरु बीजाणु धानी को क्या कहते हैं बेटा? बीजांड कहते हैं। देखो बेटा, ये क्या है? ये आपको स्टाइल है वर्तिका। ये क्या है? वर्तिका सॉरी मिटा देता हूं, स्टाइल वर्तिका, ठीक है। इसका ये फूला हुआ भाग आपको क्या है? ये है ओवेरी। ओवेरी के अंदर कैविटी देखने को मिलेगी, इसको अपन लोग बोल सकते हैं ओवेरियन कैविटी। क्या बोलेंगे? ओवेरियन कैविटी, जिसके अंदर आपको ओव्यूल देखने को मिल रहा है। ये क्या है? ओव्यूल है। ओव्यूल किसकी वजह से जुड़ा हुआ है? ओव्यूल इसके साथ में किसकी वजह से जुड़ा हुआ है? ये स्ट्रक्चर क्या है? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा और बीजांड एक तरफ से तो प्लेसेंटा से, दूसरी तरफ बीजांड व्रंत की सहायता से ओवेरियन कैविटी के साथ जुड़ा होता है। आगे अपन डिस्कस करेंगे इसकी पूरी स्ट्रक्चर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओव्यूल्स का जो नंबर होता है एक अंडाशय के अंदर वेरिएबल होता है। द नंबर ऑफ ओव्यूल इन ओवेरी में बी वेरिएबल। कुछ पादप ऐसे होते हैं, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनके अंदर ओव्यूल का नंबर एक ही होता है, और कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनके अंदर बीजांड या ओव्यूल का नंबर एक से ज्यादा होता है। कुछ एग्जाम्पल आपके सामने रख रहा हूं। अगर बात करते हैं अपन वीट की, गेहूं की, पैडी की, चावल की, इनके अंदर आपको केवल एक ही देखने को मिलेगा ओव्यूल। जैसे वीट है, वीट के अंदर आपको एक ओव्यूल देखने को मिलेगा। वीट के अंदर क्या होता है बेटा? सिंगल ओव्यूल देखने को मिलेगा, सिंगल ओव्यूल, ठीक है। वीट के अंदर तरबूज, वाटरमेलन, ऑर्किड्स, पपीता, इन सब के अंदर आपको एक से अधिक गेहूं, ये सिंगल ओव्यूल। मैंगो के अंदर भी आपको सिंगल ओव्यूल देखने को मिलेगा, सिंगल ओव्यूल देखने को मिलेगा। यहां पर आपको देखने को मिलेंगे मल्टीपल ओव्यूल। पपीते के अंदर आपको मल्टीपल ओव्यूल, तरबूजे के अंदर, वाटरमेलन के अंदर आपको जो है मल्टीपल ओव्यूल देखने को मिलते हैं। अब अपन इस स्लाइड को देखते हैं कि द नंबर ऑफ ओव्यूल इन एन ओवेरी में बी वन। वीट, पैडी, मैंगो, वीट, पैडी, मैंगो के अंदर एक ही ओव्यूल देखने को मिलता है, जबकि और मोर देन वन ओव्यूल पपैया, वाटरमेलन और ऑर्किड्स के अंदर आपको एक से अधिक जो है ओव्यूल देखने को मिलेंगे। एक अंडाशय में बीजांडों की संख्या एक हो सकती है। एक के उदाहरण क्या है बेटा? ध्यान रखना, गेहूं है, धान है, आम है, इनके अंदर एक बीजांड होगा, जबकि पपीता है, तरबूज है, ऑर्किड है, इसके अंदर एक से ज्यादा बीजांड होंगे। क्लियर है? तभी तो बीज ज्यादा है, सीधी सी बात है। ये बीजांड ही आगे चलकर बीज बनाएंगे, ऐसे माइंड में रखना है। जिनके अंदर एक बीज, एक जनरल तौर पे बात करते हैं, ज्यादा साइंटिफिकली बात नहीं है ये। एक बीज है, एक बीजांड। एक से ज्यादा बीज है, पपीते के अंदर बहुत ज्यादा बीज है, तो बहुत सारे बीजांड होंगे। आगे की तरफ बढ़ते हैं बेटा। अब अपन बात करते हैं गुरु बीजाणुधानी की स्ट्रक्चर या एक ओव्यूल की, बीजांड की स्ट्रक्चर क्या होती है। ये आपको एक पूरी बीजांड की स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है। इस पूरी स्ट्रक्चर को अपन पहले समझेंगे, फिर मैं वापस इस स्लाइड के ऊपर आऊंगा इसको एक्सप्लेन करने के लिए। एक एक लाइन को अच्छी तरीके से अपन लोग करने की कोशिश करेंगे और बिल्कुल 101% बहुत बढ़िया करेंगे, आप चिंता करने की जरूरत नहीं है। देखिएगा बेटा, बीजांड की संरचना। एक बीजांड जो है, एक बीजांड या जिसको अपन लोग मेगा स्पोरेंजियम, गुरु बीजाणुधानी भी कहते हैं। एक बीजांड
और गुरु बीजाणुधानी, इसको सिर्फ गुरु बीजाणुधानी कहना गलत है। अगर अपन इसको अद्यावर्णी गुरु बीजाणुधानी कहेंगे तो सही रहेगा। इंटेगुमेंटेड मेगा स्पोरेंजियम, क्या बोलेंगे अपन इसको? मेगा स्पोरेंजियम की जगह अगर अपन इसको इंटेगुमेंटेड मेगा स्पोरेंजियम कहें तो बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक है ना, मेगा स्पोरेंजियम। तो बेटा देखो, एक गुरु बीजाणुधानी इसको कहते हैं कि बेसिकली होता क्या है, मैं कह रहा हूं ये आपको बीजांड दिख रहा है, ये क्या है? बीजांड है, ये बीजांड है, ये है आपके बीजांड या जिसको बोलते हैं ये आपके है ओव्यूल, और ये जो है वह है प्लेसेंटा। ये क्या है बेटा? प्लेसेंटा, प्लेसेंटा, बीजांड सन, प्लेसेंटा। तो एक जो भी ओव्यूल है वह प्लेसेंटा के साथ एक स्ट्रक्चर की हेल्प से जुड़ा रहता है जिसको अपन लोग फ्यूनिकल कहते हैं। क्या बोलते हैं? फ्यूनिकल। ये आपको स्ट्रक्चर जो दिख रही है, ये जो स्ट्रक्चर अंदर की तरफ दिख रही है, इस स्ट्रक्चर को अपन लोग क्या बोलेंगे? फ्यूनिकल कहते हैं। फ्यूनिकल को अपन लोग अगर बात करें तो बीजांड व्रंत कहा जाता है। क्या बोलते हैं बेटा? बीजांड व्रंत, ठीक है। ये आपको प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा के साथ बीजांड किस स्ट्रक्चर से जुड़ा होता है बेटा? फ्यूनिकल या बीजांड व्रंत, बीजांड व्रंत, बीजांड का व्रंत, ठीक है ना। अब अपन इसको स्लाइड से पढ़ने की कोशिश करते हैं। ओव्यूल विच इज आल्सो नॉन एज इंटेगुमेंटेड मेगा स्पोरेंजियम, बिल्कुल सही बात है। बीजांड को अद्यावर्ण युक्त गुरु बीजाणुधानी भी कहा जाता है। प्रत्येक बीजांड एक पतले व्रंत के माध्यम से बीजांड सन से जुड़ा होता है जिसे बीजांड व्रंत कहते हैं। Each ovule is attached to the placenta with the help of a thin stalk, that is called as funicle और funiculus या funiculum भी लिखा हुआ हो सकता है। नहीं लिखा हुआ है तो आपको funicle जो है वह करेक्ट मानना है। इज दैट क्लियर? आगे बढ़े बेटा, अगली स्लाइड देखते हैं बेटा। अब देखो बेटा, जो बीजांड की बॉडी है, बीजांड की बॉडी, द बॉडी ऑफ ओव्यूल इज फ्यूज विथ फ्यूनिकल एट अ रीजन, द रीजन इज कॉल्ड एज हाइलम। जो बीजांड की बॉडी, मतलब ये चीज ध्यान रखनी है कि फ्यूनिकल तो किसका पोर्शन है? फ्यूनिकल नियर दी, फ्यूनिकल जो है इट प्रेजेंट नियर दी प्लेसेंटा, ऐसे ध्यान रखो बेटा। ये प्लेसेंटा के पास है। ये किसके पास है बेटा? प्लेसेंटा के पास है। प्लेसेंटा के पास होता है कौन? कौन होता है बेटा? आपके फ्यूनिकल। जबकि हाइलम जो होता है, हाइलम बीजांड के पास का रीजन है। हाइलम जो है वह बीजांड के पास नियर ओव्यूल के पास होता है, नियर ओव्यूल। अब समझते हैं इसको कि बीजांड की जो बॉडी है, बीजांड की बॉडी बीजांड व्रंत के साथ एक स्ट्रक्चर से जुड़ा रहता है जिसको अपन लोग क्या बोलते हैं बेटा? हाइलम कहते हैं। इसलिए मैं कह सकता हूं कि जो बीजांड व्रंत और बीजांड के बीच, बीजांड व्रंत और बीजांड के बीच की जो स्ट्रक्चर है वो कौन है बेटा? वो है आपके हाइलम, या जिसको हिंदी में बोलते हैं नाभिका। क्या बोलते हैं? नाभिका। अब देख तो इसको पढ़ते हैं कि द बॉडी ऑफ द ओव्यूल, द बॉडी ऑफ द ओव्यूल फ्यूज विथ फ्यूनिकल, द बॉडी ऑफ द ओव्यूल फ्यूज विथ फ्यूनिकल इन अ रीजन कॉल्ड हाइलम। एक रीजन के साथ जुड़ा रहता है जिसको हाइलम कहते हैं। दस हाइलम रिप्रेजेंट्स द जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। बीजांड का शरीर जिस क्षेत्र में बीजांड व्रंत के साथ जुड़ा होता है उसे नाभिका कहते हैं। अतः नाभिका बीजांड और बीजांड व्रंत के बीच संगम का प्रतिनिधित्व करती है। क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत बेटा? आगे की तरफ बढ़ते हैं बेटा। एक बीजांड की मुख्य बॉडी है, जो मेन बॉडी है, वह पेरेन्काइमेटस सेल्स, मर्दुत्व की कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। ये जो आपको पूरी बॉडी दिख रही है बीजांड की, ये वाली बॉडी, ये जो पूरी बॉडी है, इस पूरी बॉडी को अपन लोग क्या बोलेंगे बेटा? बीजांड काय बोलेंगे। बीजांड काय जो होता है वह मर्दुतकी, एक मिनट, मर्दुतकी कोशिकाओं से मिलकर या उत्तक से मिलकर बना होता है। मर्दुतकिका का मतलब पेरेन्काइमेटस, और पेरेन्काइमा का तो बेटा एक ही काम होता है, क्या? फूड स्टोरेज। क्या काम होता है बेटा? खाद्य संग्रहण, खाद्य
संग्रहण इनका काम होता है, ठीक है, जिसमें प्रचुर मात्रा में भोज्य पदार्थ भरा होता है, ठीक है। मेन बॉडी जो होती है न्यूक्लियस जो है वह मेन बॉडी ऑफ ओव्यूल है। अब देखते हो बेटा, इसको पढ़ते हैं। बीजांड का मुख्य क्षेत्र मर्दुतकी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। पूछ सकते हैं किस प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ऑप्शन के अंदर पेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा, कुछ भी दे सकता है, तो आपको ध्यान रखना है कौन सी कोशिकाएं होती है बेटा, पेरेन्काइमा सेल्स होती है, जिसमें प्रचुर मात्रा में खाद्य पदार्थ संग्रहित होता है, जिसे बीजांड काय या न्यूक्लियस कहते हैं। बीजांड काय बीजांड का मुख्य भाग है। बीजांड काय के भीतर, इस बीजांड काय के भीतर आपको भ्रूणकोश एम्ब्रियो सैक जो है वह दिखाई दे रहा है, ठीक है। एम्ब्रियो या जिसको अपन लोग फीमेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं, मादा युग्मकोद्भिद भी कहते हैं। अब इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं बेटा। द मेन रीजन ऑफ द ओव्यूल इज कंपोज्ड ऑफ मास ऑफ पेरेन्काइमेटस सेल्स। It is what? It is the mass of parenchymatous cells. And what is the main function of parenchyma? The main function of parenchyma is store the food material, which is called as nucleus. Nucleus is the main part of ovule. Located in the nucleus is the embryo sac, or we can also call it female gametophyte. Is that clear? Then come on the next slide. In the next slide, explain about the different type of pores, which is what? फर्स्ट पोर इज व्हाट, माइक्रोपाइल और माइक्रोपाइलर एंड। अब देखो बेटा, बीजांड के चारों तरफ या तो एक आवरण होगा या दो आवरण होंगे, या तो उसके तरफ एक अध्यावरण है या एक से ज्यादा है। एक आवरण है तो उसको एक अध्यावरणीय बीजांड कहेंगे, यूनिटेगमिक ओव्यूल, और एक से ज्यादा है तो उसको बोलेंगे बाईटेगमिक ओव्यूल, द्वि अध्यावरणीय बीजांड कहते हैं, ठीक है। ये जो आवरण है, ये आवरण है, इन्हीं को अपन लोग क्या बोलते हैं बेटा, अध्यावरण कहते हैं। क्या बोलते हैं? अध्यावरण, इंटेगुमेंट, इंटेगुमेंट। अगर इंटेगुमेंट एक है, इंटेगुमेंट एक है, तो उस बीजांड को क्या बोल दिया अपन ने? यूनिटेगमिक। क्या बोल दिया? यूनिटेगमिक। अगर ये आवरण दो है तो इसको क्या बोल दिया बेटा? बाईटेगमिक। क्या बोल दिया? बाईटेगमिक। एक अध्यावरणी और द्विअध्यावरणी, ठीक है। अध्यावरणी बीजांड को चारों तरफ से घेरते हैं, लेकिन एक जगह ऐसी होती है जहां पर ये अध्यावरण अनुपस्थित होता है। ये देखो बेटा, अध्यावरण जो होता है चारों तरफ से घिरा, एक जगह ऐसी है जहां पर अध्यावरण जो है वह अनुपस्थित है। इस वाली जगह को क्या कह दिया अपन ने? बीजांड द्वार या माइक्रोपाइल। और बीजांड का ये वाला जो सिरा है इसको अपन लोग बोलेंगे माइक्रो एक मिनट, इस वाले सिरे को बोलेंगे बेटा माइक्रोपाइलर एंड, बीजांड द्वारी सिरा, बीजांड द्वारी सिरा कहते हैं। ये वाला जो एंड है वो बीजांड द्वारी सिरा। आगे इसको चलेजल एंड कहते हैं। आगे समझाएंगे, सब समझाएंगे, बिल्कुल आपको आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। स्लाइड मैंने इसी तरीके से प्रिपेयर की है कि एक एक स्टेटमेंट एनसीईआरटी का आपको अच्छी तरीके से समझ में आए, ठीक है। एक छोटा छिद्र होता है जिसको क्या बोलते हैं बेटा? बीजांड द्वार या माइक्रोपाइल कहते हैं। कि द न्यूक्लियस इज कवर्ड बाय वन और टू कोट, एक है यूनिटेगमिक, दो है बाईटेगमिक। एनवेलप्स विच आर कॉल्ड एज इंटेगुमेंट्स, जिसको अपन लोग क्या बोलेंगे? इंटेगुमेंट्स बोलेंगे। इंटेगुमेंट्स एनसर्कल दी ओव्यूल, एनसर्कल दी ओव्यूल एक्सेप्ट वन थिंग्स, एक्सेप्ट वन प्लेस एट द टिप वेयर अ स्मॉल ओपनिंग इज प्रेजेंट विच इज कॉल्ड एज माइक्रोपाइल। उसको अपन लोग क्या बोलेंगे बेटा? माइक्रोपाइल कहेंगे, बीजांड द्वार कहेंगे। अब देखो बेटा, यहां पे एनसीईआरटी ने एक बहुत ही शानदार राफे की बात कही है। अब देखना बेटा, राफे को अपन समझते हैं बेटा। अधिकांश आवृतबीजी पादपों के बीजांड में बीजांड व्रंत जो है, जो फ्यूनिकल है, वह फ्यूनिकल, ये देखो बेटा यहां पे है फ्यूनिकल। ये फ्यूनिकल क्या करेगा? ये फ्यूनिकल इस बीजांड की बॉडी के साथ कुछ समय तक चलता है और उसके बाद रुक जाएगा। ये यहां से चला और यहां पर रुक गया। ये स्ट्रक्चर है, इसको बोला जाता है राफे। क्या बोलते हैं? राफे कहते हैं, ठीक है बेटा। अपन सब जानते हैं कि जो बीजांड व्रंत है उसके अंदर वेस्कुलर सप्लाई होती है, तो ये वेस्कुलर सप्लाई बीजांड की बॉडी तक लाने का काम राफे, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि अधिकांश पौधे के बीजांड में बीजांड व्रंत बीजांड के मुख्य शरीर से कुछ दूरी तक जुड़ा रहता है। बीजांड व्रंत क्या कहता है? बीजांड के मुख्य
मैं कह रहा हूं सपोज सपोज ये एक बीजांड है, ये माउस जो है ये एक बीजांड है, और ये जो फ्यूनिकल है, ये फ्यूनिकल, ये जो पेन है ये फ्यूनिकल है। ये फ्यूनिकल क्या करेगा बेटा, इस तरीके से कुछ तक दूरी तक ये इसके ऊपर उपस्थित होगा। ये जो है अब यहां तक आया, अब इसको फ्यूनिकल ना कहकर अब इसको क्या नाम दिया गया है, अब इसको राफे नाम दिया गया है। क्या बोलते हैं, राफे कहते हैं। बीजांड व्रंत के अंदर 7 ऊतक मौजूद होते हैं जो बीजांड सन से बीजांड के शरीर तक खाद्य सामग्री, तो राफे के माध्यम से वेस्कुलर सप्लाई जो है वह बीजांड की बॉडी को मिलती है। इन ओव्यूल ऑफ most of the plants, the funicle is attached to the main body of ovule for some distance to form a ridge-like structure, and this ridge-like structure is what is called as raphe. Is called as raphe. The vascular tissue are present inside the funicles, which supply the food material from the placenta to the body of ovule. Is that clear, beta? To the body of ovule. Then come on the next slide. बेटा नेक्स्ट स्लाइड, एक तरफ तो अपन ने बोल दिया माइक्रोपाइल, ये एक तरफ कह दिया अपन ने माइक्रोपाइल, ये हो गया आपके माइक्रोपाइल, ठीक है, जिसको अपन लोग बोलते हैं बीजांड द्वार। क्या बोलते हैं, बीजांड द्वार, ठीक है। तो दूसरी तरफ बीजांड के ठीक दूसरी तरफ जो बीजांड का आधार है उस वाले को क्या बोलेंगे बेटा, निभाग या चैलेजा। ये वाला सिरा तो क्या हो गया बेटा, माइक्रोपाइलर एंड हो गया, इसको बोल दिया अपन ने माइक्रोपाइलर, माइक्रोपाइलर एंड, इसको बोल दिया बेटा बीजांड द्वारी सिरा, बीजांड द्वारी सिरा, और इसको बोल दिया बेटा चैलेजल एंड। इधर वाले पोर्शन को क्या बोल दिया बेटा, चैलेजल एंड, निभागी सिरा एंड, इसको क्या बोल दिया बेटा अपन ने, इधर वाले को बोल दिया निभागी सिरा, इसको बोल दिया अपन ने निभागी सिरा, ठीक है। पढ़ते हैं बेटा यहां तक कि अपोजिट टू द माइक्रोपाइलर एंड, माइक्रोपाइलर एंड के टोटल अपोजिट इज द चैलेजा। ये क्या है, चैलेजा है, रिप्रेजेंटिंग द बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल। यह बीजांड का आधारीय भाग है। कौन सा है, बेसल पार्ट है। बीजांड द्वार वाले सिरे के ठीक विपरीत निभाग होता है जो बीजांड के आधारीय भाग का प्रतिनिधित्व करता है। यहां तक क्लियर है बेटा। अब देखना बेटा, कुछ बीज ऐसे होते हैं, कुछ बीज, बीजांडी अपन सब जानते हैं कि बेटा बीजांड आगे चलकर बीज बनाते हैं, लेकिन कुछ बीज ऐसे होते हैं जिसके अंदर, बीजों के अंदर भी बीजांड काय जो है वह शेष रहता है। बीज के अंदर भी क्या पड़ा है, न्यूक्लियस पड़ा है। ऐसे बीजों के कई सारे उदाहरण हैं, जैसे काली मिर्च है, जैसे चुकंदर है, उनके अंदर आपको बीजों के अंदर भी बीजांड काय देखने को मिलेगा। अब इसको पढ़ते हैं। ऐसे जो है उसको बोलते हैं परिभ्रूणपोष, पेरिस्पर्म नाम से जाना जाता है। ओकेजनली इन सम सीड सच एज ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर का मतलब काली मिर्च, बीट रूट जिसको बोलते हैं अपन लोग चुकंदर, एंड कैस्टर, कैस्टर का मतलब होता है बेटा अरंडी, अरंडी, रिसिनस कम्युनिकस, अरंडी का साइंटिफिक नेम होता है रिसिनस कम्युनिकस, अरंडी, अरंडी। रेमनेंट्स ऑफ न्यूसिलस आर आल्सो परसिस्टेंट, मतलब उनके बीजों के अंदर भी न्यूसिलस जो प्रेजेंट होता है, एंड दिस रेसिडुअल परसिस्टेंट न्यूक्लियस इज व्हाट इज कॉल्ड एज पेरिस्पर्म। उसको क्या बोलते हैं, पेरिस्पर्म बोलते हैं। कभी कभी कुछ बीजों जैसे काली मिर्च, जैसे चुकंदर, जैसे काली मिर्च, जैसे चुकंदर, जैसे अरंडी में बीजांड काय के अवशेष भी शेष पड़े रहते हैं। यह अवशिष्ट स्थायी बीजांड काय या परिभ्रूणपोष कहलाते हैं। ये जो है काली मिर्च है, ये चुकंदर है, और ये इस चुकंदर के अंदर, बीजों के अंदर आपको परिभ्रूणपोष देखने को मिलेगा, बीजांड काय प्रेजेंट होता है। अब ये देखो बेटा, एक बीजांड की स्ट्रक्चर है। एक बीजांड की स्ट्रक्चर के अंदर वेस्कुलर सप्लाई है। ये जो है, ये वाला जो पोर्शन है इसको बोल दिया अपन ने फ्यूनिकुलस या फ्यूनिकल, बीजांड व्रंत बोल दिया फ्यूनिकल, ठीक है। और उसके बाद अगर अपन बात देखें, ये ओवेरी के वॉल है, ये आउटर इंटेगुमेंट है, ये तो अंडाशय के अंदर प्रेजेंट है ना, तो अंडाशय की ये ओवेरी वॉल है, ये आउटर इंटेगुमेंट, बाहरी अध्यावरण, बाहरी अध्यावरण, उसके अंदर की तरफ आंतरिक अध्यावरण आपको देखने को मिलेगा, आंतरिक अध्यावरण। ये उसके अंदर की तरफ जो मेन बॉडी है बीजांड काय या न्यूसिलस देखने को मिलेगा आपको, बीजांड
काय देखने को मिलेगा। उसके बाद जो है एम्ब्रियो शैक भ्रूण कोष दिखाई देगा। क्या होगा बेटा? भ्रूण कोष आपको दिखाई देगा। उसके बाद ये पूरी स्ट्रक्चर जो है भ्रूण कोष के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। एक तरफ तो जो माइक्रोपाइलर एंड होता है उसकी तरफ आपको एग एपेटस, ये जो एग एपेटस देखने को मिलेगा। इधर की तरफ आपको एंटीपोडल देखने को मिलेंगे और जो है बीच के अंदर आपको सेंट्रल सेल देखने को मिलेगी। ये है प्लेसेंटा, ये है चैलेजल एंड और ये है माइक्रोपाइलर एंड। तो ये एक बीजांड की स्ट्रक्चर्स होती है। अपन ने बेटा कहा था, मैंने आपको बताया था कि मैं आपको ये वाला जो डायग्राम है, ये वाला डायग्राम आपको वापस बीजांड का स्लाइड जो है वो बताऊंगा, देखिएगा ये वाला, ठीक है। ये देखो बहुत ही शानदार वाली आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। अब इस पूरी स्ट्रक्चर को अपन लोग अभी अपन ने पढ़ा, इस पूरी स्ट्रक्चर को अपन इससे पढ़ने की कोशिश करते हैं, जो अपन ने समझा, ठीक है, जो अपन ने समझा उससे अपन लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं। एक एक स्ट्रक्चर को अपन लोग ध्यान से देखेंगे। देखो बेटा, एक तरफ बीजांड में छिद्र है, उसको अपन ने बोल दिया माइक्रोपाइल, क्लियर है। दूसरी तरफ है, उसको बोल दिया चैलेजा या निबाग। इज दैट क्लियर? चैलेजा या निबाग। अब अपन सब जानते हैं कि ये जो है ये आपको क्या है? ये है बीजांड व्रंत। बीजांड व्रंत के अंदर क्या है? हाइलम है, जिसकी वजह से बीजांड की बॉडी जो है इससे जुड़ी हुई है, व्रंत से जुड़ी हुई है। तो ये भी चीज क्लियर हो गई, ठीक है। एक मिनट, ये चीज भी क्लियर हो गई अपनी, ये हो गई। अब अपन जानते हैं कि इस फ्यूनिकलकुलस के अंदर आपको वेस्कुलर सप्लाई देखने को मिलेगी, ठीक है। राफे यहां पर नहीं दिख रहे हैं। अब उसके अंदर की तरफ ये आपको पूरी की पूरी, ये जो आपको पूरी जो दिख रही है, ये है आपके एम्ब्रियो सैक या भ्रूण कोष कहते हैं। भ्रूण कोष के अंदर एक तो ये होती है एंटीपोडल सेल्स, उसके बाद ये ध्रुवीय केंद्रक, ये बीजांड काय, इसका पूरा शरीर जो बीजांड काय है, ये एग एपेटस है। एग एपेटस में एक तो होती है एग सेल और दो होती है बेटा एसेसरी सेल्स, आगे पढ़ेंगे, सिनर्जिड्स बोलते हैं। ये आउटर इंटेगुमेंट और ये है इनर इंटेगुमेंट। अब आई थिंक ये स्ट्रक्चर आपको बीजांड की आराम से आ रही है। हर एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन आपके बीजांड के देखने को जरूर मिलेगा, इसलिए इसको आपको अच्छी तरीके से करना है। आगे की तरफ बढ़ते हैं बेटा, आगे देखना बेटा, आगे है टॉपिक है मेगा स्पोरोजेनेसिस। क्या टॉपिक है बेटा? मेगा स्पोरोजेनेसिस। सीधी बात है, बायोलॉजी इज द गेम ऑफ वर्ड्स। मेगा स्पोरोजेनेसिस, मेगा स्पोरोजेनेसिस दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से? एक शब्द है बेटा मेगा स्पोर और दूसरा शब्द है बेटा जेनेसिस। दूसरा शब्द क्या है? जेनेसिस। मतलब फॉर्मेशन ऑफ, मतलब क्या हो जाएगा? फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर। मेगा स्पोर, गुरु बीजाणुओं का निर्माण। गुरु बीजाणु का निर्माण जो है वह किस तरीके से होगा उसको अपन लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर है बेटा? देखते हैं किस तरीके से होता है। देखो बेटा, एक बार मैं आपको रफली जो है, बिल्कुल रफली एक आइडिया दे देता हूं, उसके बाद अपन एक एक स्टेप को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। एक बार रफली आपको आइडिया देते हैं। देखो क्या होता है, ये आपको दिख रहा है बीजांड। ये क्या है? पूरा बीजांड है। ये है बीजांड या जिसको बोलते हैं ओव्यूल। ये है आपके बीजांड या है ओव्यूल, ठीक है। अब ओव्यूल के अंदर अपन सब जानते हैं एक होता है माइक्रोपाइलर एंड और एक होता है चैलेजल एंड, और इसके अंदर होती है मेगा स्पोर मदर सेल। इस मेगा स्पोर मदर सेल के अंदर डिवीजन होगा। इस डिवीजन के द्वारा पहले बनेंगे मेगा स्पोर डायड, और मेगा स्पोर डायड के अंदर और डिवीजन होगा। यहां पर डिवीजन होता है, क्या होता है? सेल डिवीजन, माइटोसिस होता है, ठीक है ना। माइटोसिस होता है, लिखेंगे नहीं अभी अपन, ठीक है, आगे अपन डिस्कस करेंगे कि उसके बाद इन दोनों के अंदर एक बार और डिवीजन होता है, जिसकी वजह से 4 आपको मेगा स्पोर बनते हैं। ये मेगा स्पोर टेट्राड है, उसमें से 3 जो है माइक्रोपाइलर एंड वाले तो डी जनरेट हो जाते हैं, और चैलेंजर एंड वाला क्या होता है? फंक्शनल रहता है। ये आपके मेगा स्पोरोजेनेसिस की कहानी है। अब होता कैसे है, एक एक स्टेप देखते हैं।
पहले तो इसकी डेफिनेशन कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका मेगा स्पोर मदर सेल से गुरु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर फ्रॉम द मेगा स्पोर मदर सेल इज व्हाट इज कॉल्ड एज मेगा स्पोरोजेनेसिस। द 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स आर जनरली अरेंज्ड इन लीनियर टेराइड। जो 4 मेगास्पोर बनेंगे यह रेखीय चतुष्क के रूप में व्यवस्थित होते हैं। मेजोरिटी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट, मैक्सिमम पुष्पीय पादपों के अंदर जो चैलेजल एंड वाला जो मेगा स्पोर है वह क्रियाशील रहता है, वह फंक्शनल रहता है, जबकि माइक्रोपाइलर एंड वाले जो होते हैं मेगा स्पोर, 3 मेगा स्पोर, वह निष्क्रिय या डीजनरेट हो जाते हैं। ठीक है, यह अपन ने पढ़ लिया। आगे की तरफ देखते हैं बेटा होता कैसे है। अपन ने कहा कि जो है लीनियर, ये क्या है बेटा, बेसिकली ये जो बनने वाले जो मेगा स्पोर टेट्राड है, ये है क्या बेटा, मेगा स्पोर टेट्राड है। टेट्राड जो किसके फॉर्म में रहते हैं बेटा, लीनियर टेट्राड के फॉर्म में रहते हैं। 4 अगुणित गुरु बीजाणु आमतौर पर एक रेखिक चतुष्क के रूप में उपस्थित रहते हैं। अब इसमें से जो 3 है, जो माइक्रोपाइलर एंड वाले जो 3 है डीजनरेट हो जाते हैं। माइक्रोपाइलर एंड वाले जो 3 है ये तो बेटा क्या हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, जबकि चैलेजल एंड वाला एक मेगा स्पोर जो होता है वह सक्रिय रहता है। इन अ मेजोरिटी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट द चैलेजल मेगा स्पोर्स रिमेन्स फंक्शनल आउट ऑफ द 4 megaspore and the other 3 which are toward the micropylar and they degenerate। अधिकांश पुष्पीय पादपों में 4 गुरु बीजाणुओं में से निभागीय गुरु बीजाणु कार्यशील रहता है और अन्य 3 जो बीजांड द्वार की तरफ होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वे अपभ्रंष्ट या नष्ट हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा। अब देखो बेटा, अब होता क्या है कि जो आपके ये वाला जो बच गया, ये वाला फंक्शनल जो चैलेजल एंड की तरफ है ये बच गया, ये फंक्शनल है। ये कहां प्रेजेंट है बेटा, प्रेजेंट एट चैलेजल एंड। ये कहां प्रेजेंट है, प्रेजेंट एट चैलेजल एंड, चैलेजल एंड। ठीक है, यही आगे चलकर क्या बनाएगा बेटा, एम्ब्रियो सैक या भ्रूणकोश या फीमेल गैमेटोफाइट, ये सभी एक ही नाम है। इसी को अपन लोग भ्रूणकोश कहेंगे, इसी को क्या बोलेंगे, भ्रूणकोश, या इसी को क्या बोलेंगे बेटा, मादा युग्मकोद्भिद, मादा युग्मकोद्भिद। ये जो फंक्शनल जो बचा, जो चैलेजल एंड की तरफ था, यही आगे चलकर आपके फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण करता है। द फंक्शनल मेगास्पोर प्रोड्यूस फीमेल गैमेटोफाइट और वी कैन कॉल्ड इट एम्ब्रियो शैक। ठीक है, कि कार्यशील गुरु बीजाणु मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूणकोश का निर्माण करता है। आगे बढ़ते हैं बेटा। इन मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म, ये अपन बार बार करती है, चैलेजल वाला क्रियाशील रहता है। ठीक है, एक अकेले, अब यहां पे देखो बेटा, मुझे बताओ कि भ्रूणकोश का निर्माण कितने बीजाणुओं से हो रहा है, कितने गुरु बीजाणु, एक से हो रहा है, जो कहां प्रेजेंट है, चैलेजल। तो ऐसा जो विकास है उसको बोलेंगे अपन एक बीजाणुज विकास। क्या बोलेंगे, एक बीजाणुज। बायोलॉजी इज द गेम ऑफ वर्ड्स। एक बीजाणुज विकास मतलब ऐसा भ्रूणकोश जिसका विकास एक गुरु बीजाणु से होता है, उसको बोलेंगे एक बीजाणुज विकास कहेंगे। कि द मेथड ऑफ एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन फ्रॉम अ सिंगल मेगास्पोर इज व्हाट इज कॉल्ड एज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। क्या बोलेंगे उसको, मोनोस्पोरिक या एक बीजाणुज विकास कहेंगे। क्लियर है, आगे बढ़े बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब देखो बेटा, यहां पर एक थोड़ा सा है प्लॉइडी ऑफ दी सेल्स। यहां पे 3-4 तरीके की आपको सेल्स के नाम आए, इसकी प्लॉइडी या इसको गुणिता अपन को पता होने चाहिए। ध्यान रखना कि जो न्यूक्लियस होता है वह हमेशा द्विगुणित होता है। कैसा होता है, द्विगुणित। न्यूक्लियस या जो बीजांड काय होता है वह कैसा होता है बेटा, द्विगुणित होता है। ठीक है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका मेगा स्पोर मदर सेल, मेगा स्पोर मदर सेल, मेगा स्पोर जो मदर सेल होती है वह भी द्विगुणित या डिप्लॉइड होती है। ठीक है, जबकि गुरु बीजाणु जो होता है, क्रियाशील गुरु बीजाणु जो होता है वह अगुणित होता है। कैसा होता है, अगुणित या हैप्लॉइड होता है। और मादा युग्मकोद्भिद भी आपके कैसी होती है बेटा,
अगुणित संरचना होती है। ये आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना है, स्टार लगा दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार वाला क्वेश्चन आपके ये बन सकता है। आगे देखो बेटा, अब अपन बात करते हैं गुरु बीजाणु जनन, मेगा गैमिटोजेनेसिस। मेगा गैमिटोजेनेसिस का मतलब क्या है कि इससे आगे जो है मादा युग्मकोद्भिद किस तरह से बनता है उसको अपन लोग डिस्कस करेंगे। देखो बेटा, गुरु बीजाणु अपने पास है। गुरु बीजाणु जो होता है वह मादा युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका है। जिस तरीके से पोलन जो होते थे वह मेल गैमेटोफाइट की फर्स्ट सेल होते थे, उसी तरह गुरु बीजाणु जो है वह मादा युग्मकोद्भिद की फर्स्ट सेल है। यह सबसे पहले क्या करता है, यह गुरु बीजाणु, यह फंक्शनल जो मेगा स्पोर है, यह आकार के अंदर बड़ा होता है। यह सब कहानी कहां हो रही है, ओवेरी के अंदर हो रही है। यह मेगा स्पोर जो है यह आकार में बड़ा होता है। और मुझे बताओ बेटा, अगर कोई चीज आकार में बड़ी हो रही है तो उसको पोषण चाहिए, उसको न्यूट्रिशन चाहिए। न्यूट्रिशन कौन देगा, किसके पास न्यूट्रिशन पड़ा है? याद करो, अपन ने कहा था बीजांड काय, अपन ने कहा था बीजांड काय पेरेनकाइमेटस मर्दूतकी होता है, बीजांड काय न्यूसिलस मर्दूतकी होता है। मर्दूतक का काम भोज्य पदार्थों का संग्रहण करना। तो कोई चीज किसी से लेना चाह रहा है तो उसके पास होनी चाहिए ना। तो ये क्या करेगा, ये जो फंक्शनल मेगा स्पोर है वह बीजांड काय से, उस बीजांड न्यूसिलस से पोषण प्राप्त करेगा। अब आपको यहां पर वापस रिवाइज करने के लिए लिख लेता हूं, बीजांड काय के अंदर क्या प्रेजेंट होता है बेटा, मर्दूतक पड़ा होता है, पेरेनकाइमा होता है। और पेरेनकाइमा का काम हमेशा ध्यान रखना, स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल। क्या होता है बेटा, स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल, खाद्य पदार्थों का संग्रहण। तो उसके अंदर जो खाद्य पदार्थ है वह खाद्य पदार्थ किसको दे देगा, वह खाद्य पदार्थ बड़े हो रहे गुरु बीजाणु को दे दिया जाता है। क्लियर है बेटा, पढ़ें इसको। मेगा स्पोर इज द फर्स्ट सेल ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, कोई दिक्कत नहीं है। दिस मेगा स्पोर ग्रो इन साइज एंड ऑब्टेन द न्यूट्रिशन फ्रॉम द न्यूसिलस। ये अपन ने पढ़ लिया, ठीक है। आगे देखते हैं बेटा, अब होता क्या है, ये फंक्शनल मेगा स्पोर है। ये रहा फंक्शनल मेगा स्पोर। सबसे पहले इस फंक्शनल मेगा स्पोर के अंदर एक डिवीजन होता है, एक माइटोटिक डिवीजन होता है, 2 न्यूक्लिएट स्टेज आएगी। सेल साइटोकाइनेसिस अभी तक मतलब नहीं है, एक 2 न्यूक्लिएट स्टेज आती है। उसके बाद यहां पर दोनों न्यूक्लियस विपरीत ध्रुवों की तरफ चले गए। बोथ दी न्यूक्लियस माइग्रेट टुवर्ड द अपोजिट पोल, एक आ गया माइक्रोपाइलर एंड की तरफ और एक चला गया आपके चैलेंजल एंड की तरफ। जब ये विपरीत ध्रुवों की तरफ चले जाते हैं तो वहां पर उसके अंदर एक बार और डिवीजन होता है, जिसकी वजह से वहां पर दो जो है न्यूक्लियस बन जाएंगे। अब उसके अंदर एक बार और न्यूक्लियस डिवीजन होता है, जिसकी वजह से एक 8 न्यूक्लियस, इधर 4 बन जाते हैं, इधर 4 बन जाते हैं। 4 में से एक इधर आ जाएगा, ये वाला एक इधर चला जाएगा, ये इधर की तरफ 3 कोशिकाएं रहेगी, बीच में 2 और बीच में 3। अब इसके बाद जो होता है इसके अंदर सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो स्ट्रक्चर होती है यह मैच्योर एम्ब्रियो सैक या फीमेल गैमेटोफाइट होता है, जिसको कहते हैं परिपक्व भ्रूणकोश, परिपक्व भ्रूणकोश या मादा युग्मकोद्भिद। अब होता कैसे है, एक एक स्टेप को अपन लोग देख लेते हैं बेटा। एक एक स्टेप आपको पढ़ाऊंगा, ध्यान रखना, एक एक स्टेप अच्छी तरीके से डायग्राम की हेल्प से आपको पढ़ाएंगे। अब सबसे पहली बात करते हैं कि सबसे पहले क्या होता है कि जो फंक्शनल मेगा स्पोर था, फंक्शनल मेगा स्पोर जो था उसके केंद्र के अंदर एक समसूत्री विभाजन होता है। एक था समसूत्री विभाजन, हो गया, कितने बन गए बेटा, 2 बन गए। अब ये दोनों जो होते हैं वह विपरीत पोल की तरफ, ये चला गया माइक्रोपाइलर एंड की तरफ और ये आ गया आपके इधर की तरफ चैलेंजल एंड की तरफ आ जाता है, ठीक है। इसकी वजह से जो भ्रूणकोश बन गया ये कैसा है बेटा, 2 केंद्रीय अवस्था वाला, 2 न्यूक्लियर, इसको बोलेंगे 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक, अपन इसको बोलेंगे। क्या हुआ बेटा, देख लो, इंग्लिश में पढ़ते हैं बेटा। द न्यूक्लियस ऑफ द फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड माइटोटिकली टू फॉर्म 2 nuclei. Each nucleus move toward the opposite pole and forms the 2 nucleated embryo sac. क्या बनाएंगे, 2 nucleated embryo sac. अब देखो क्या हुआ, अब आगे क्या होगा, इसके अंदर एक था, पहले क्या था, इससे पहले वाली स्ट्रक्चर ये थी, ये थी, मैं कह रहा हूं ये स्ट्रक्चर थी, ठीक है, ये थी। अब इससे ये बनी, इसमें एक में डिवीजन हुआ, 2 बन गए, इसमें भी डिवीजन हुआ, 2 बन गए, और डिवीजन होंगे, 4 बन गए, 4 बन गए। इसके बाद
इधर 4 इधर 4, मतलब टोटल कौन सी स्टेज आ गई बेटा? 8 न्यूक्लिएटेड एंडोस्पर्म का निर्माण होता है कि 2 और डिवीजन हुए, 2 मोर सब सिक्वेंशियल माइटोटिक न्यूक्लियर डिवीजन होते हैं, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन नहीं हुआ है। न्यूक्लियर डिवीजन रिजल्ट इन दी फॉर्मेशन ऑफ 4 न्यूक्लिएटेड एंड लेटर दी 8 न्यूक्लिएटेड ऑफ एम्ब्रियो सैक इज फॉर्म्ड। इज दैट क्लियर? देन क्या होता है यहां पर? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात रखनी, याद में रखनी बहुत जरूरी है कि जितने भी यहां पर डिवीजन होते हैं वो सभी फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होते हैं। ऑल डिविजन्स आर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, जिसके अंदर क्या होता है कि केंद्रक विभाजन के तुरंत बाद, कभी भी केंद्रक विभाजन के तुरंत बाद कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, कि यह ध्यान देने योग्य बात है कि समसूत्री विभाजन पूरी तरीके से मुक्त केंद्रीय विभाजन होता है, अर्थात केंद्रीय विभाजन के तुरंत बाद कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता। कि इट इज ऑफ इंटरेस्ट टू नोट दैट these mitotic division are strictly free nuclear, that is nuclear division are not followed immediately by the wall formation। क्लियर है? अब देखो बेटा क्या होगा, अब एक इससे पहले वाली कौन सी कंडीशन है? ये आई, देखो बेटा ये वाली कि इधर 4 सेल है और इधर 4 सेल है। ठीक है, ऐसा ही आया। अब इससे आगे की कंडीशन ये, इसमें से क्या करेगी? एक इधर आ जाएगी, ये एक इधर चलेगी, एक न्यूक्लियस इधर माइक्रोपाइलर एंड से बीच में आ जाएगा, एक चैलेंजल एंड से बीच में आ जाएगा, और ये क्या, इनको क्या बोलेंगे अपन? पोलर न्यूक्लियाई बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पोलर न्यूक्लियाई। चारों में से प्रत्येक ध्रुव से एक केंद्रक मध्य की ओर गमन करता है, एक केंद्रक निभागी छोर से और एक केंद्रक बीजांडधारी छोर से। इन्हें ध्रुवीय केंद्रक कहा जाता है। दोनों ध्रुवीय केंद्रक मध्य में स्थित होते हैं। आउट ऑफ द 4 1 न्यूक्लियस फ्रॉम ईच पोल माइग्रेट टुवर्ड द मिडिल साइड which are called as polar nuclei। इसको क्या बोलेंगे बेटा? पोलर न्यूक्लियाई कहेंगे। अब देखना अब क्या होता है, जब 8 केंद्रक बन जाते हैं और बीच के अंदर पोलर न्यूक्लियाई आ जाते हैं, उसके बाद इनमें इनके चारों तरफ क्या बनती है बेटा? वॉल बनती है। अब यहां पर आकर इसके चारों तरफ क्या बन जाएगी? सेल वॉल, या जो कोशिका भित्ति है उसका निर्माण होता है। ये कोशिका भित्ति बन गई। ठीक है, 8 केंद्र के चरण के बाद कोशिका भित्ति का निर्माण होता है, जिसमें एक पारुपिक मादा युग्मक या भ्रूण कोश का संगठन होता है। 8 में से 6 केंद्रक नई कोशिका भित्तियों से घिरे जाते हैं और कोशिकाओं में 6 में बनेंगे और बीच वाले ऐसे ही पड़े रहेंगे अभी तक। ठीक है, अब देखो इनको भी कुछ ना कुछ नाम दो। तो वो चीज एक जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ है, ये कहां पड़े हैं बेटा? माइक्रोपाइलर। इधर वाला जो है वह है आपके माइक्रोपाइलर एंड। तो जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ, या हिंदी में बोलते हैं बेटा बीजांड द्वारी सिरा, बीजांड द्वारी सिरा, बीजांड द्वारे सिरा की तरफ जो 3 अभी अपन ने कोशिकाएं देखी, इस 3 कोशिकाओं को मिलाकर एग एपरेटस कहा जाता है। क्या कहते हैं अपन लोग उसको? अंड उपकरण कहते हैं। अंड उपकरण के अंदर एक कोशिका बड़ी होती है, एक कोशिका क्या होती है? बड़ी होती है, जिसको बोलेंगे अंड कोशिका, एग सेल। क्या बोलेंगे बेटा? एग सेल। और साथ में 2 छोटी कोशिकाएं होती है, एक ये रही एक ये रही। इन दोनों को मिलाकर क्या कहा जाता है? सिनर्जिड या सहाय कोशिका कहा जाता है। ठीक है, अब इसको पढ़ते हैं। ठीक है, एक इधर वाले एंड का कर लिया, बाकी अपन उधर वाले एंड का नेक्स्ट स्लाइड के अंदर करेंगे। एक मिनट बेटा, क्या कह रहा हूं? बीजांड द्वार छोर की ओर 3 कोशिकाएं बनती है, जिसमें से एक कोशिका बड़ी और अधिक स्पष्ट होती है, बड़ी और स्पष्ट होती है। इसको बोल दिया अपन ने अंड कोशिका, और शेष 2 छोटी कोशिकाओं को सहायक कोशिकाएं कहते हैं। इन तीनों कोशिकाओं को अंड उपकरण के नाम से जानते हैं। एक अंड उपकरण के अंदर एक एग सेल और 2 सिनर्जिड प्रेजेंट होते हैं। ये तो बात कर ली माइक्रोपाइलर एंड की। अब चैलेंजल एंड में क्या होता है? तो चैलेंजल एंड में ये होता है, ये कौन सा है बेटा? चैलेंजल एंड। ये रहा आपके चैलेंजल एंड। तो चैलेंजल एंड की जो निभागी छोर, इसको हिंदी में क्या लिखते हैं बेटा? निभागी छोर।
तो निभागी छोर की तरफ जो कोशिकाएं होती है उनको एंटीपोडल सेल्स कहते हैं। एंटीपोडल या हिंदी के अंदर इसको बोलते हैं बेटा प्रतिव्यासात कोशिकाएं। प्रतिव्यासात कोशिकाएं कहते हैं। क्लियर है कि जो निभागी छोर की तरफ जो कोशिकाएं होती है उनको अपन एंटीपोडल सेल्स कहते हैं। इसका मतलब अब बीच के जो लास्ट बीच के अंदर जो दो पोलर न्यूक्लियाई थे उनका क्या होता है, पोलर न्यूक्लियाई एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं और सेकेंडरी द्वितीयक केंद्रक का निर्माण करते हैं। ये सेंट्रल सेल जो थी उसके आपस में मिल गई। अब ये जो है इसको अपन लोग द्वितीयक केंद्रक क्या बोलेंगे बेटा, द्वितीयक केंद्रक या सेकेंडरी न्यूक्लियस कहते हैं। दोनों ध्रुवीय केंद्रक बड़ी केंद्रीय कोशिकाओं में उपस्थित होते हैं। ध्रुवीय केंद्रक केंद्रीय कोशिका में अंड उपकरण के नीचे, यहाँ पे है बेटा, अंड उपकरण के नीचे स्थित होते हैं। निषेचन की प्रक्रिया ठीक से पहले, ये क्रिया कब होगी, फर्टिलाइजेशन से जस्ट पहले होगी। ठीक है, द्वितीय केंद्रक बना, यह प्रकृति में द्विगुणित होता है और संख्या में एक होता है। कि बोथ द पोलर न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इन द लार्ज सेंट्रल सेल, पोलर न्यूक्लियाई आर present below the egg apparatus in central cell just before the process of fertilization. They unite or fuse together to form secondary nucleus or definitive nucleus. It is diploid in nature and one in number. अब देखो बेटा पूरी कहानी ये रही आपके सामने। ये एक पूरी समरी है, एक भ्रूणकोश है, उसकी स्ट्रक्चर है। भ्रूणकोश के अंदर अपन सब जानते हैं ये क्या है बेटा, ये आपके आ गया अंड उपकरण। अंड उपकरण ये सिनर्जिड है, सिनर्जिड है सहायक कोशिका। ये क्या है बेटा, सहायक कोशिका या सहायक जो भी लिखा हुआ है सहायक लिख लेते हैं, सहायक कोशिका है। ठीक है, सहायक कोशिका ये है आपके एग कर लो इसको, एग। ये नहीं है बेटा, ये वाला है। ठीक है ना, ये थोड़ा सा गड़बड़ दे रखा है। अब सहायक कोशिका कौन सी हो गई, दो हो गई। अब इन तीनों मतलब सहायक कोशिका और अंड कोशिका को मिलाकर अंड उपकरण कहते हैं। ठीक है, बीच के अंदर आपको क्या मिलेगा, बीच के अंदर आपको सेंट्रल सेल देखने को मिलेगी जिसके अंदर द्वितीय केंद्र के साथ दो केंद्र आपको दिखाई देंगे और इधर की तरफ एंटीपोडल सेल या आपको देखने को मिलेगी प्रतिव्यासांत कोशिका। इसका मतलब ये जो परिपक्व एम्ब्रियो सैक है उसके अंदर कितनी कोशिकाएं हैं, एक कोशिका, दूसरी कोशिका, तीसरी कोशिका, चौथी कोशिका, ये पांचवी कोशिका, छठी कोशिका और सात कोशिका। इसका मतलब कितनी कोशिकाएं हैं बेटा, 7 तो सेल्स है। केंद्र कितने हो गए, 7 तो है, लेकिन यहां पर केंद्र 2 केंद्रक है। यहां पर न्यूक्लियस कितने हैं बेटा, 2 न्यूक्लियस आपको देखने को मिलेंगे। इसका मतलब यहां पर न्यूक्लियस जो है वह 8 होंगे। इसका मतलब आपको कौन सी कंडीशन, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज जो है वह देखने को मिलती है। ठीक है, गुरु बीजाणु में 3 समसूत्री विभाजनों के बाद 7 कोशिकीय और 8 केंद्रीय निर्माण होता है। यह ध्यान रखना, कितने विभाजनों के बाद होते हैं, 3 समसूत्री विभाजनों के बाद। अब देखो बेटा, एक मेगास्पोर से एक एम्ब्रियो सैक बना, इसको अपन लोग क्या बोलते हैं बेटा, मोनोस्पोरिक। ये अपन पहले बता चुका हूं मैं, मोनोस्पोरिक। अब देखो बेटा यहां पे कुछ स्टार वाली बातें हैं। स्टार जिसके लगाता हूं बेटा ध्यान से रखना कि सहायक कोशिकाओं में के बीजांडधारी सिरे पर उंगलियों जैसी संरचनाएं पाई जाती है जिसे क्या बोलते हैं बेटा, फिलीफॉर्म एपेटस कहते हैं। बेटा ये है सहायक कोशिका, ये कौन सी है, सहायक कोशिका। इसके ऊपर की तरफ यहां पर आपको देखने को मिलेगी, इसके बीच के अंदर कुछ स्ट्रक्चर इसकी ऐसे होती है बेटा। अगर मैं देखा हूं इसकी स्ट्रक्चर दिखाऊं तो ये एग है और ये इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है। इनको तो बोल दिया अपन ने सहायक कोशिका, इनको क्या बोल दिया बेटा, सहायक कोशिका। ठीक है, और ये क्या हो गया है बेटा, अंड हो गया। तो सहायक कोशिका के ऊपर आपको विशेष स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेगी। इस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स को अपन लोग फिलीफॉर्म एपेटस कहते हैं। क्या बोलते हैं, तंतु रूप समुच्चय कहते हैं, तंतु रूप समुच्चय के नाम से जानते हैं। ये क्या करता है, ये कुछ विशेष प्रकार के केमिकल सिक्रेट करता है। इस केमिकल से पराग नलिका इसकी तरफ आकर्षित होगी और पराग नलिका के अंदर नर युग्मक है।
ठीक है। तो पराग इसके द्वारा केमिकल स्रावित होते हैं जो पराग नलिका को इसकी तरफ आकर्षित करते हैं। क्या कह रहा है कि सहायक कोशिकाओं के बीजांड द्वारा सिरे पर उंगली नुमा संरचनाएं होती है जिन्हें तंतु रूप समुच्चय या फिलीफॉर्म एपेटस कहते हैं। इन संरचनाओं की सहायता से सहायक कोशिकाएं बीजांड काय से भोजन भी अवशोषित करती है और इसे भ्रूण में स्थानांतरित करती है। मतलब भोजन बीजांड काय से लिया और किसको देगी, भ्रूण को देगी विद द हेल्प ऑफ फिलीफॉर्म। तंतुरूप दो काम है, ये हो गया इसका पहला काम। दूसरा, तंतुरूप समुच्चय रसायनों का स्त्रवण भी करती है जो पराग नलिका को आकर्षित करते हैं और सहायक कोशिका में निर्देशित करते हैं। इंग्लिश में पढ़ना भी जरूरी है। द सिनर्जिड हैव फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, स्पेशल सेलुलर थिकनिंग्स है एट द माइक्रोपाइलर एंड। ये भी ध्यान रखना किस एंड की तरफ होता है, माइक्रोपाइलर एंड। सीधी सी बात है, एग एपेटस जो होता है वो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ ही होता है, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रक्चर द सिनर्जिड एब्जॉर्ब द फूड, सिनर्जिड एब्जॉर्ब द फूड फ्रॉम द न्यूक्लियस एंड ट्रांस, क्योंकि न्यूक्लियस इसके चारों तरफ है, न्यूक्लियस इसके चारों तरफ पड़ा है ना, एंड ट्रांसफर इनटू द एम्ब्रियो सैक। फिलीफॉर्म एपेटस आल्सो सीक्रेट सम केमिकल व्हिच अट्रैक्ट एंड गाइड द पोलन ट्यूब इनटू द सिनर्जिड। देन कम ऑन द नेक्स्ट। ये आपको पूरी स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है। देखो क्या क्या है, ये क्या हो गया, ये हो गया स्टिग्मा, ठीक है। ये क्या हो गई, स्टाइल। ये क्या हो गया, ओवेरी, ओवेरी, ठीक है। अब देखो बेटा 3 न्यूक्लियाई एंटीपोडल। अब ये क्या है, अब देखते हैं। एंटीपोडल सेल ये कौन से हैं, एंटीपोडल या प्रतिव्यासांत कोशिकाएं, इनको क्या बोलते हैं बेटा, प्रतिव्यासांत कोशिकाएं। प्रतिव्यासांत कोशिकाएं ये पड़ी, ठीक है। ये माइक्रो, ये कौन सी किस तरह पड़ी होती, ये इसका है बेटा चैलेजल एंड, ये तो है इसका चैलेजल एंड, ठीक है। और नीचे की तरफ क्या हो जाएगा बेटा, माइक्रोपाइलर एंड, ठीक है। बीच के अंदर ध्रुवीय केंद्रक आपको देखने को मिलेंगे, क्या देखने को मिलेंगे, ध्रुवीय केंद्रक, पोलर न्यूक्लियाई। नीचे की तरफ अंड उपकरण देखने को मिलेगा, ये पूरा अंड उपकरण है, एक एग दो सिनर्जिड, ये दोनों मिलाकर क्या है, अंड उपकरण है। फिलीफॉर्म एपेटस देखने को मिलेंगे जिसके अभी अपन ने काम किया, ये पोषण को एब्जॉर्ब दी न्यूट्रिएंट, क्या काम करेगा, एब्जॉर्ब्स न्यूट्रिएंट करेगा, और अट्रैक्ट पोलन ट्यूब, अट्रैक्ट पोलन ट्यूब को भी क्या करता है बेटा, अट्रैक्ट करता है। 3 सेल एंटीपोडल, 1 सेल सेंट्रल, 3 सेल एग बेटा, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज, सॉरी 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्टेट, एक मिनट 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड, 7 कोशिकीय 8 केंद्रकीय अवस्था, 8 केंद्रकीय अवस्था, ठीक है बेटा। तो आज की क्लास में बेटा इतना ही। नेक्स्ट अपन इस चैप्टर के लेक्चर नंबर 4 की तरफ चलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।